हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो है अपना चैप्टर थर्ड, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी हम इतना पढ़ चुके हैं कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट और वेदर में क्या रिलेशन है। ठीक है, इंडिया को कितने क्लाइमेट्स में डिवाइड किया गया है, या कितने सीजन्स होते हैं इंडिया के अंदर, या वर्ल्ड में कितने सीजन्स होते हैं, ये सब कॉमन चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फैक्टर्स विच डिटरमाइन द क्लाइमेट। मतलब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है लैटिट्यूड्स। देखो, ये कोई नया वर्ड नहीं है, आप सब 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। ये क्या होते हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो हमारे अर्थ को डिवाइड करती हैं। तो जो सबसे पहले जो लैटिट्यूड होता है वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। तो इसमें लिख रहा है द सिटीज एंड द रीजन्स लोकेटेड नियर द इक्वेटर एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर एंड वार्मर वेदर बिकॉज द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। क्या होता है 0 डिग्री? देखो ये पिक्चर में आपको दिख जाएगा। 0 डिग्री जो इक्वेटर है, इसके आसपास का एरिया, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके जो बीच का एरिया होता है, इस एरिया पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो एकदम सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये एरिया और इस एरिया के आसपास की जितने भी सिटीज या जो भी स्टेट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म रीजन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। एट द इक्वेटर द सन रेज form a smaller angle with the earth's surface. This means more heat is focused on a smaller area. अब क्या होता है कि सन की जो रेज होती है ना, वो अर्थ के सरफेस का एक बहुत स्मॉलर एंगल क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से जो हीट है वो एक स्मॉलर एरियाज में वो फोकस हो जाती है। नियर द पोल द सन रेज आर ऑब्लिक और स्लेंटेड एंड स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया। जबकि जो पोल्स की तरफ क्या होता है कि जो सन की रेज थोड़ी तिरछी जाती है। देखो आपको दिख रहा होगा, ये पोल रेंज है। यहाँ पे अपनी बुक में चेक करेंगे आप लोग तो आपको मिल जाएगा। ये सन की जो रेंज है वो थोड़ी तिरछी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा क्लाइमेट ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ पाती, इतनी सूर्य की जो रोशनी है वो इतनी तेजी से नहीं पहुँच पाती। ठीक है, That's why the countries or areas near the equator are hot and the polar regions are cold। कि इतनी सी बात है, लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ के जितने भी सिटीज़ या स्टेट्स होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, जबकि इक्वेटर से दूर के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत ठंड रहती है। ठीक है, तो ये मतलब हायर लैटिट्यूड होगा तो लोअर एंगल ऑफ इंसोलेशन होगा, मतलब ठंडा रहेगा वो एरिया, और लोअर लैटिट्यूड होगा तो वहाँ पर हायर एंगल ऑफ इंसोलेशन रहेगा, मतलब वो एरिया वार्म रहेगा। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, ऊंचाई। You must have heard of people traveling to hill station like Shimla, Darjeeling, Munnar, Theni, ऊटी, मडिकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग, शिलोंग और ऊटी ड्यूरिंग समर टू एस्केप द हीट। देखो आप सब जाते हैं ना घूमने के लिए। हम लोग गर्मियों में मोस्टली प्लेन्स में जो लोग रहते हैं, प्लेन मतलब मैदानों में जो लोग रहते हैं, मोस्टली वो प्रेफर करते हैं कि गर्मियों में वो किसी हिल एरियाज में घूमने जाए। रीजन कि वहाँ पे मौसम जो होता है वो बहुत प्लीजेंट होता है। गर्मियों में वहाँ पे बहुत प्लीजेंट मौसम होता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो हाउ डज हाइट ऑफ एल्टीट्यूड इफेक्ट टेम्परेचर? अब ये क्वेश्चन है कि किस तरह से एक एल्टीट्यूड जो है वो एक टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर है कि एज यू गो हायर अबव द सी लेवल, जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, द एयर गेट्स थिनर, जो हवा होती है वो थोड़ी हल्की हो जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल एज एयर डेंसिटी डिक्रीज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज। देखो अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो जो हवा का प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो जो हवा है वो बहुत ज़्यादा बहुत देर तक हीट को अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाती, और वहाँ का वो पूरा एरिया ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से माउंटेन्स में हम जब जाते हैं, हिमालयस माउंटेन्स हो गए या स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे हमेशा ठंडा ठंडा मौसम रहता है। इसका पीछे रीज़न यही है कि वहाँ जो विंड है, वहाँ की जो हवा है वो थोड़ी सी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है इस वजह से। ठीक है, अब देखो हम पढ़ रहे हैं थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। प्लेस नियर द सी फॉर एग्जाम्पल विशाखापट्टनम यूजली हैव अ माइल्ड एंड मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। देखो जो
जो भी प्लेसेस हैं जो कि समुद्र के आसपास होते हैं, लाइक एग्जांपल विशाखापट्टनम, यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। मॉडरेट मतलब हो गया कि ना गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, एक जैसा मौसम रहता है मोस्टली। दिस इज बिकॉज द सी हीट अप एंड कूल डाउन मोर स्लोली देन लैंड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लैंड होती है वो जो है ना, लैंड लैंड बहुत जल्दी से गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जो सी है, समुद्र जो होता है वो बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और उसका और वो ठंडा भी धीरे धीरे होता है। तो इन समर्स में क्या होता है कि द सी रिमेन रिलेटिवली cool and send cool breezes toward the land which help is maintaining a lower temperature। क्या होता है कि जो समुद्र है वो ठंडा रहता है और वहाँ पे उससे उससे जो हवा चलती है वो ठंडी हवा चलती है, और जब वो हवा लैंड की तरफ मूव करती है तो उस वाले अर्थ के सरफेस को उस वाले एरिया के टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देती है। इन और जबकि विंटर्स में क्या होता है? विंटर्स में होता है कि द सी होल्ड ऑन टू हीट लॉन्गर, कि जो सी है, जो समुद्र होता है वो अपने अंदर हीट को बहुत देर तक होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से जो हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, वो आसपास के कोस्टल एरियाज में चलती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो विंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होते। हार्श मतलब बहुत ऐसे नहीं होता कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, ठीक है। तो as a result, coastal cities like Mumbai have cooler summers around 32 degrees Celsius and milder winters around 18 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? इसी वजह से जो बॉम्बे है, बॉम्बे जो है वो समुद्र के पास है, तो वहाँ पे जो है ना समर्स के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत नॉर्मल रहता है, मतलब अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस, और विंटर्स भी वहाँ पे नॉर्मल तरीके से रहती हैं। लेकिन जो अदर सिटीज हैं लाइक नागपुर और दिल्ली विच आर लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम द सी, जो कि समुद्र से थोड़ा दूर है, एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर इन द समर अप टू 44 डिग्री सेल्सियस। देखो हमारा जो सिटी है, हम जहाँ रहते हैं, हमारा भी सिटी समुद्र से दूर है, तो हमारे एरियाज में कितनी गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर 44 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है, और विंटर्स में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है। तो ये सब डिपेंड किस पे करता है? क्लाइमेट के ऊपर। दिस शोज हाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी अफेक्ट द रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज होती है कि दिन के और सॉरी समर्स के और विंटर के जो टेम्परेचर है उसमें कितना डिफरेंस है। मुंबई है स्मॉलर रेंज अबाउट 14 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री किस तरीके से रहता है कि जैसे समर्स में कितना बताया था टेम्परेचर? 32 डिग्री सेल्सियस बॉम्बे का, और विंटर में कितना था? 18। तो 32 में से जब आप 18 माइनस करोगे तो कितना निकलेगा? एवरेज आएगा 14 डिग्री सेल्सियस। जबकि नागपुर में टेम्परेचर रेंज ज़्यादा है, मतलब कितना है? 34 डिग्री सेल्सियस। द सी एक्ट लाइक अ टेम्परेचर मॉडरेटर मेकिंग कोस्टल रीजन्स मोर कंफर्टेबल टू लिव इन। कि जो समुद्र है वो एक तरह से टेम्परेचर मॉडरेटर का काम करता है आसपास हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं उनको कंफर्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। अगर समुद्र नहीं होगा तो वहाँ के एरियाज का जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विंड एंड देयर इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, ठीक है। अभी हमने कितना पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया है कि हमारे क्लाइमेट को जो चीज़ें जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसमें से फर्स्ट है लैटिट्यूड, सेकंड है एल्टीट्यूड, थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एंड फोर्थ पढ़ रहे हैं विंड एंड देयर इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, कि हवा का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो क्या होता है, विंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग अ रीजन्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। कि जो विंड है वो टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में और रेनफॉल के अंदर एक बहुत ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दे ट्रांसपोर्ट एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या करते हैं? दे ट्रांसपोर्ट एयर, ये क्या करते हैं? एयर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन समर्स स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये आप हाईलाइट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश often receive hot dry wind from the west which pass over the desert of Arabia and Afghanistan। देखो क्या होता है कि जो स्टेट्स है लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पे समर्स के अंदर मौसम जो होता है वो काफ़ी ड्राई होता है, हॉट होता है। इसके पीछे कारण होता है कि जो
अफगानिस्तान और डेजर्ट ऑफ अरेबिया से जो हवाएं आती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, जिसकी वजह से ये एरिया गर्म हो जाता है। दीज विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हीट वेव एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। जैसे कि मैंने बताया अभी कि ये विंड जो होती है वो एक्सट्रीमली गर्म होती हैं, और इन्हीं विंड की वजह से ये जिस एरिया से क्रॉस करती हैं वो एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जबकि विंटर्स में, इन विंटर कोल्डर विंड फ्रॉम द हिमालयस ब्लो टुवर्ड द नॉर्दर्न प्लेन। ये जो ठंडी हवाएं होती है वो हिमालय से होते हुए नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ आती हैं, जिसकी वजह से हैवी स्नोफॉल होता है, क्लाउड बस्ट होता है और क्लाउड वेव्स होती हैं, क्लाउड वेव्स चलती हैं। विंड दैट ब्लो फ्रॉम द लैंड are usually dry, but those which blow from the sea toward the land bring moisture and cause rainfall। देखो जो हवाएं लैंड से चलती हैं ना, लैंड से चलती हैं वो सूखी होती हैं, है ना, थोड़ी सी गर्म होती है, सूखी होती हैं। लेकिन जो हवाएं सी से लैंड की तरफ जाती हैं उनके अंदर मॉइस्चर होता है, और जिसकी वजह से क्या होती है, बारिश होती है। वो क्या करती हैं, रेन करती हैं, रेनफॉल का कारण बनती है। दिस इज वाई कोस्टल एरियाज ऑफ्टन रिसीव मोर रेन। इसी वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि कोस्टल एरिया कहाँ होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं समुद्र के आसपास के एरिया। अब समुद्र से हवाएं अगर लैंड की तरफ जाएंगी तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा। So wind do not only cause a rise or fall in temperature but also affect how much रेन और ह्यूमिडिटी आ रीजन एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि विंड केवल हमारे टेम्परेचर को बढ़ाने में या कम करने में नहीं काम करती, बल्कि ये किसी एरिया में कितनी बारिश होगी या कितनी ह्यूमिडिटी रहेगी उस चीज़ को भी ये क्या करती है, इफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस वीडियो को देखना, आपको समझ आ जाएगा। मैं बहुत ईजी तरीके से आपको समझा रही हूँ, मैं बुक से समझा रही हूँ आपको, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है एज इट इज हम उसी चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है टोपोग्राफी। देखो टोपोग्राफी मतलब होता है फिजिकल फीचर्स, किसी भी जैसे अर्थ के जो फिजिकल फीचर्स है ना उसके बारे में बात हो रही है। अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द टेम्परेचर्स एंड वेदर पैटर्न एक्सपीरियंस्ड एट अ सर्टेन लोकेशन इज द टोपोग्राफी ऑफ द रीजन। कि केवल अभी तक हमने पढ़ लिया एल्टीट्यूड पढ़ लिया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी पढ़ लिया, विंड पढ़ लिया। ठीक है, केवल यही चीजें नहीं है जो कि वर्ल्ड के क्लाइमेट को या इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा होता है टोपोग्राफी होती है किसी भी जगह की लोकेशन होती है या किसी भी जगह का फिजिकल फीचर्स। फॉर इंस्टेंस द हिमालय एंड द कराकोरम रेंज स्टैंड टॉल एज बैरियर against the wind originating from Siberia and passing through the process of cold desert of Central Asia. These ranges prevent northern India from freezing during winters। देखो क्या होता है, हिमालय आपको दिख रहा होगा, हिमालय के पास में काराकोरम श्रेणी है, श्रेणी मतलब काराकोरम रेंज है, पहाड़ियां बनी हुई हैं। वो क्या करती है, वो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती है उनके लिए बैरियर का काम करती हैं और उन हवाओं को हम तक आने नहीं देती, जिसकी वजह से जो सेंट्रल एशिया है वो या फिर जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे जो विंटर्स हैं वो थोड़े से मतलब मॉडरेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता। अगर ये बैरियर ना हो तो क्या होगा, ये जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं इसकी वजह से वो पूरा एरिया, नॉर्दर्न जो इंडिया का पूरा एरिया है वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, The nearly flat topography of the Thar Desert is unable to prevent the hot and dry wind from entering Rajasthan. Hence, the region experiences wide changes in range of daily temperatures and extreme drought-like conditions। ठीक है, क्या होता है, अब हिमालय के अंदर तो क्या रेंजेस हैं, रेंजेस की वजह से जो मतलब बहुत सारी पहाड़ियां हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी ठंडी हवा आती है वो उनके लिए बैरियर बन जाती है, उनका रास्ता रोक लेती है। इस तरीके से जैसे ये एक बैरियर बन गया, अगर यहाँ से कोई ठंडी हवा आएगी तो वो इससे टकरा के वापस चली जाती है, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाती। लेकिन जो थार डेजर्ट है वो क्या है, थोड़ा फ्लैट है, और फ्लैट एरिया से की तरफ से अगर कोई हवाएं चल रही तो वो उसके ऊपर से निकल जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो थार डेजर्ट है वो इतना क्या कहते हैं उसको, इतना कैपेबल नहीं है उन गरम हवाओं को रोकने में, जिसकी वजह से हमें क्या होता है इनके आसपास के एरियाज में बहुत ज़्यादा जो डेली टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं।
In the next section, we will see the role of the Western Ghat in India southwest मानसून। जब हम मानसून के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि जो इंडिया के साउथ वेस्ट में जो वेस्टर्न घाट है इस तरफ, वो कितना प्रभाव डालता है। ठीक है। The eastern Himalayas form barriers against the Bay of Bengal branch of monsoon wind, thereby leading to heavy precipitation in these regions. Masinram, the wettest place on earth, is located in this region in the state of Meghalaya. तो देखो इसका मतलब है कि द ईस्टर्न हिमालय, जो पूर्वी हिमालय, फॉर्म बैरियर अगेंस्ट द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून विंड, देयर बाय लीडिंग टू हैवी प्रिसिपिटेशन इन दीज रीजन्स। क्या होता है कि जो ईस्टर्न हिमालय है वो बे ऑफ बंगाल से जो मानसूनी हवाएं निकलती हैं, हवाएं चलती हैं, उनको रोकने का काम करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उस वाले एरियाज में क्या होती है, अच्छी बारिश हो जाती है। और इसी वजह से मासिनराम जो है द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन दिस रीजन द स्टेट ऑफ मेघालय, कि जो पूरे अर्थ का सबसे बड़ा वो वाला पूरे अर्थ में क्योंकि मासिनराम जो है ना मेघालय में है, देखा अभी पढ़ा आपने मेघालय में। इसको इसी बारिश की वजह से इतनी अच्छी बारिश होती है यहाँ पे कि इसको वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। तो ये थे हमारे फैक्टर्स विच डिटरमाइन द क्लाइमेट, जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आई होप आपको समझ आया होगा ये। और नेक्स्ट हम जो है ना, अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे वीडियो में। ठीक है, ओके। अगर आप इसको समझिए, अच्छे से पढ़िए, कहीं भी कुछ नहीं समझ आ रहा है आपको तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए और मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। और अच्छे से आराम से इसको बैठ के समझिए, पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।